दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी उसके मुल्क उसके शहर आया तो लड़के ने नदी की तरफ वाली खिड़की भी नहीं खोली। फिर उसी आदमी के वंशजों की हुकूमत से लड़ते हुए जेल गया, नेता बना। गांधी दूसरे खेमे के साथ थे, फिर भी बिहार का पहला प्रधानमंत्री बना। आजादी के बाद पटेल और नेहरू दोनों को साधा, सियासत भी विरोधियों को ठिकाने लगाने की। लेकिन अब उसके सामने और बड़ी चुनौतियां थी। उसके सूबे में एक गांधीवादी पर हमला हुआ था, उसके टोले में खुद अपने बिरादर खफा हो गए थे, एक 20 साल पुरानी अदावत जिंदा हो गई थी और शुरू हो गया था चिट्ठी वॉर, उस दौर के सबसे बड़े गांधीवादी के साथ। और जब मौत हुई, तिजोरी खुली तो एक जरूरी राज भी खुला। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और यह है ललन टॉप के पॉलिटिकल किस्सों की खास सीरीज मुख्यमंत्री, जिसके दूसरे एपिसोड में बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की सियासी जिंदगी का सिलसिला आगे बढ़ेगा। संविधान लागू होने के बाद राज्यों के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कहलाने लगे। बिहार में यह पद श्री कृष्ण सिंह के पास था। फिर 1952 में पूरे देश में पहले आम चुनाव हुए, लोकसभा और विधानसभा के लिए। बिहार में प्रसीमन आयोग ने 331 विधानसभा सीटें तय की। इनके नतीजे आए तो कांग्रेस को 235 सीटें मिली। खुद श्री कृष्ण सिंह अपने गृह जिले मुंगेर की राजपूत बाहुल्य हवेली खड़गपुर विधानसभा से चुनाव लड़े और जीते। यहां आप रुककर पूछ सकते हैं, ये जाति का अलग से रेखांकन क्यों? इसलिए क्योंकि बाद के बरसों में श्री कृष्ण सिंह पर अपनी भूमिहार जाति की तरफदारी का इल्जाम लगने वाला था। हालांकि इसकी सुगबुगाहट 1948 में ही शुरू हो गई थी, जब महामाया प्रसाद सिन्हा अध्यक्षी में मात खाए और श्री कृष्ण बाबू को जातिवादी कहा। बहरहाल एक चुनाव हुआ, एक चुनाव होना था विधायक दल के नेता का, और फिर से वही 1937 की तर्ज पर दो खेमे बट गए। प्रधानमंत्री नेहरू श्री कृष्ण सिंह के पक्ष में थे और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद अनुग्रह नारायण सिंह के। दोनों तरफ से जोरदार लॉबिंग शुरू हुई, लेकिन आखिरी में नेहरू ने सीधे अनुग्रह नारायण से बात की, एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन दिया और वो मान गए। विधायक दल की बैठक हुई तो खुद अनुग्रह बाबू ने श्री कृष्ण सिंह के नाम का नेता के पद के लिए प्रस्ताव किया, और जब सरकार बनी तो लोगों को नेहरू का फॉर्मूला समझ आया। मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, उप मुख्यमंत्री अनुग्रह नारायण सिंह, साथ में उन्हें वित्त मंत्रालय भी मिला। 5 साल ये प्रबंध चला, क्योंकि राजनीतिक अदावत थी, लेकिन संघर्ष के दिनों का पुराना भरोसा भी था। कितना और कैसा भरोसा था, इसे एक वाकये से समझिए। ये हमें बताया समाजवादी धारा के नेता शिवानंद तिवारी ने। 1946 में श्री बाबू सीएम और अनुग्रह बाबू उनकी कैबिनेट में मंत्री। इस दौरान अनुग्रह के विभाग की एक कमेटी बनी 11 सदस्यों की। इसकी फाइल मुख्यमंत्री के दस्तखत के बाद फिर मंत्री की मेज पर पहुंची। अनुग्रह को लगा 2 जरूरी नाम छूट गए कमेटी से। उन्होंने जोड़ना चाहा और इस पर विभाग के सचिव ने, बाबू ने, ब्यूरोक्रेट ने कहा यह प्रोटोकॉल के खिलाफ है। अनुग्रह बाबू नहीं माने, जोड़ दिया। फाइल फिर मुख्यमंत्री की मेज पर। इस दफा दस्तखत के साथ श्री कृष्ण बाबू ने एक टिप्पणी भी की। अनुग्रह नारायण सिंह को जरूरी लगा होगा, तभी ये नाम जोड़े गए। मेरी अनुमति है इस बदलाव पर। यह था भरोसा। लेकिन बदलाव की बात तो फिर आई, और कब आई? 5 साल के भीतर आई। 1957 के चुनाव के बाद का किस्सा हमने आपको सुनाया था, जब दोनों चुनाव के बाद फूट फूट कर रोए। उस पर लौटेंगे, लेकिन 5 साल के दरमियान क्या हुआ, 2 घटनाओं का जिक्र करते हैं। उन्नीस 1953 का सितंबर, मशहूर गांधीवादी नेता विनोबा भावे बिहार के गांव-गांव घूम रहे थे। जमींदारों से अपनी जमीन भूमिहीनों को दान करने की अपील, भूदान आंदोलन चल रहा था, ताकि काश्तकारों और जमींदारों में तेलंगाना जैसा खूनी टकराव ना हो। इसके अलावा गांधी बाबा का एक और अधूरा काम था जिसे पूरा करना था, हरिजन उद्धार का काम। संथाल परगना का एक जिला है देवघर, बाबा वैद्यनाथ का धाम, हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। आजादी के समय यह बिहार में था, अब झारखंड में है। यहां अनुसूचित जाति के लोगों को घुसने की इजाजत नहीं थी। जब विनोबा को यह पता चला तो उन्होंने तय किया कि मैं दलितों के साथ मंदिर में प्रवेश करूंगा। लेकिन वैद्यनाथ धाम के पंडों को यह गवारा नहीं था। उन्होंने विनोबा भावे को रोकने की कोशिश की। आचार्य नहीं माने, सत्याग्रह पर बैठे।
जवाब में पंडे मारपीट पर उतर आए। विनोबा के साथ मारपीट की खबर ने पटना से लेकर दिल्ली तक हंगामा खड़ा कर दिया। सरकार के पास कोई जवाब नहीं था और ऐसे में मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने पंडों की तरफ से आई चुनौती को स्वीकार किया। ऐलान किया कि मैं खुद दलितों के साथ इसी 27 सितंबर के रोज बैद्यनाथ मंदिर में प्रवेश करूंगा, पूजा करूंगा। पंडों में कोहराम मच गया। वो श्री कृष्ण सिंह को रोकने के लिए हरचंद कोशिश में लग गए। कभी उनकी कैबिनेट में शामिल मंत्री विनोदानंद झा के पास गए, कभी उनके गांव मऊर जाकर परिवार वालों को कहा, श्री बाबू को समझाइए वरना अनर्थ हो जाएगा। ये सब सुनकर श्री बाबू के बड़े भाई देवकीनंदन सिंह इस मुद्दे पर अपने भाई के मुख्यमंत्री के खिलाफ हो गए, लेकिन मुख्यमंत्री माने नहीं। वो तय तारीख को उन्हीं विनोदानंद झा के साथ जो भेजे गए थे उन्हें समझाने के लिए और 700 के लगभग दलितों के साथ मंदिर में दाखिल हुए, पूजा अर्चना की। खाकी का पहरा और खादी की आत्मशक्ति देखकर पंडे हथियार डाल चुके थे। इसके बाद राज्य के सार्वजनिक पूजा स्थलों पर किसी भी समुदाय का प्रवेश कम से कम प्रकट रूप में कागजों पर तो वर्जित कतई नहीं रहा। मैंने आपसे कहा था 2 घटनाएं, अब दूसरी घटना पर बात करते हैं। मंदिरों पर पंडों की जमींदारी ध्वस्त हुई, लेकिन जमीन पर कब्जे की, लगान की और जोत की जमींदारी व्यवस्था उसका खत्म होना भी जरूरी था। यह होता तो प्रभावशाली जातियों को अपच होती, लेकिन कांग्रेस के सभी बड़े नेता इन्हीं जाति समूहों से आते थे। ऐसे में जमींदारों का संभावित रोष किनारे रख हरकत में आई प्रोविजनल असेंबली और सरकार। ये प्रोविजनल असेंबली क्या है? संविधान बनाने के वास्ते गठित और पहले चुनाव से पहले तक सरकार चलाने वाली विधानसभा। बिहार की प्रोविजनल असेंबली ने 1950 में भूमि सुधार कानून बनाया और जमींदारी प्रथा खत्म कर दी। फिर केंद्र सरकार चकबंदी एक्ट लेकर आई, अधिकतम कितनी जमीन हो इसका कानून बनाया। 1952 के चुनाव के अगले साल श्री कृष्ण सरकार एक कदम और आगे बढ़ गई। उसने एक कानून बनाकर बिहार की पूरी जमीन पर सरकार का स्वामित्व घोषित कर दिया। अब जमीन के जोतदार और सरकार के बीच कोई मिडिलमैन नहीं, पर यह सिर्फ कागजों पर रहा। असल में इस पर पूरा अमल कभी नहीं हुआ। कामाख्या सिंह बनाम बिहार राज्य जैसे कई कानूनी मसले जरूर हुए। जमीन पर हक के इस काम में श्री कृष्ण सिंह के मंत्री के.वी. सहाय, उन्होंने खूब जतन किए। ये नाम याद रखिएगा, के.वी. सहाय, आगे इसका खूब जिक्र आएगा। मुख्यमंत्री की लिस्ट में भी ये नाम जुड़ेगा। पर फिलहाल तो आहट आ रही है अगले चुनाव की, 1957 की। में राज्य विधानसभा का दूसरा चुनाव हुआ। कांग्रेस की सीटें 331 में से 210 और दूसरा चुनाव विधायक दल के नेता का इस बार होकर रहा। दिल्ली में बैठे आला कमान का दखल काम नहीं आया। पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री अनुग्रह नारायण सिंह, उन्होंने विधायक दल के नेता यानी मुख्यमंत्री के पद पर दावा ठोक दिया। अनुग्रह बाबू को 3 चीजों का दम था। पहला, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री नेहरू के बीच अब वैसी राजनीतिक समझदारी नहीं थी कि एक के कहने पर दूसरा फौरन मान जाए, यानी अब अनुग्रह को दिल्ली के दरेरे का लोड नहीं था। दूसरी बात, श्री कृष्ण कैबिनेट के प्रभावशाली सदस्य के.वी. सहाय अब मुख्यमंत्री से नाराज थे और अनुग्रह बाबू के खेमे में। उनका विधायकों के गुट पर अच्छा असर था, हालांकि अब वो खुद विधायक नहीं रह गए थे। इसके अलावा नेहरू कैबिनेट में मंत्री बिहार के नेता बाबू जगजीवन राम, वो भी अंदर खाने एंटी श्री कृष्ण सिंह थे। और तीसरा फैक्टर, अनुग्रह नारायण के सांसद बेटे सत्येंद्र नारायण, वो राज्य की राजनीति में रुचि ले रहे थे। उन्हें लगता था पिताजी को अब प्रस्तावक की भूमिका से आगे बढ़ना चाहिए। तो इन सब परिस्थितियों के बीच चुनाव होता है और अनुग्रह श्री कृष्ण सिंह के मुकाबले हार जाते हैं। इस हार की 2 बड़ी वजहें रही। पहली, अनुग्रह ने दूसरी जाति समूहों के नेताओं को तो लामबंद किया, लेकिन खुद उनकी राजपूत बिरादरी के बड़े नेता जैसे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह या फिर दीप नारायण सिंह जो आगे चलकर कार्यकारी मुख्यमंत्री बने, या सरदार हरिहर सिंह, ये सब श्री कृष्ण सिंह के पक्ष में चले गए। दूसरी वजह थी मोरारजी का सहयोग। जी, दरअसल श्री कृष्ण बाबू को अंदाजा था कि विरोधी खेमा अंदर खाने पोस्ट पोल सिनेरियो की तैयारी में जुटा है। ऐसे में उन्हें लगा कि मुझे प्री पोल दांव चलना होगा। चुनाव से पहले संभावित कैंडिडेट्स की लिस्ट पर मंथन हो रहा था। पटना में केंद्रीय संगठन की तरफ से ऑब्जर्वर बनाकर भेजे गए थे उस वक्त के बंबई राज्य के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता मोरारजी देसाई। मोरारजी ने सूची पर चर्चा की और 70 संभावितों के नाम काट दिए।
ये जो संभावित थे सर्वसम्मति वाले कथित उम्मीदवार थे, इनमें से ज्यादातर अनुग्रह खेमे के थे और यहीं पर श्री कृष्ण खेमे को बढ़त मिल गई। विधायक दल के चुनाव के बाद अनुग्रह के मुख्यमंत्री आवास जाने और दोनों नेताओं के रोने का जिक्र हम कर चुके हैं पहले एपिसोड में, लेकिन सिर्फ आंसू नहीं, बयान भी टपके उस शाम राजनीतिक भरत मिलाप के बाद। श्री कृष्ण बोले, यदि मुझे लगता कि आप चुनाव जीतने वाले हैं तो मैं खुद ही आपके नाम का प्रस्ताव करता। और अनुग्रह ने जवाब दिया, मैं कुछ लोगों के बहकावे में आ गया था। तो यह था भावुक संवाद, लेकिन श्री कृष्ण सिंह जानते थे बड़प्पन दिखाने के लिए विजेता होना जरूरी है। इसलिए नई कैबिनेट में उन्होंने एक सरप्राइज दिया। करीब एक दशक से बिहार में हिंदू महासभा यानी विपक्षी दल के अध्यक्ष रहे दरभंगा महाराज के बेटे गंगानंद सिंह को मंत्री बना दिया। एक नेता का एक समूह पर वर्चस्व और दावा तोड़ने के लिए दूसरे नेता को उसी समूह से खड़ा करना, यही रीत मानी गई है। लेकिन ये पुरानी अदावत श्री कृष्ण बाबू और अनुग्रह बाबू की कुछ ही महीनों में हमेशा के लिए खत्म हो गई। किसी राजनीतिक दांव की अब और जरूरत नहीं थी, क्योंकि 5 जुलाई 1957 को अनुग्रह नारायण सिंह का निधन हो गया। अनुग्रह के पोते और दिल्ली के बाद में पुलिस कमिश्नर रहे निखिल कुमार के मुताबिक, बाबा मरे तो श्री बाबू घर आए और फूट फूट कर रोए। दोनों के बीच कोई मनभेद नहीं था, ये उस दिन भी जाहिर हुआ। उन्नीस में विधायक दल के चुनाव में अनुग्रह नारायण हारे थे, लेकिन कांग्रेस के 3 बड़े नेता तो विधानसभा का चुनाव ही हार गए थे। इनके नाम थे महेश प्रसाद सिन्हा, कृष्ण वल्लभ सहाय यानी कि केवी सहाय और सरदार हरिहर सिंह। मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने सजाती महेश सिन्हा को राज्य खादी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा। लेकिन कायस्थ बिरादरी के सहाय और राजपूत बिरादरी के हरिहर सिंह को कुछ नहीं मिला और यहीं से कानाफूसी शुरू हो गई कि मुख्यमंत्री अपनी जाति की तरफ रुझान रख रहे हैं। फिर सरकारी ठेकों में और नौकरियों में वरीयता को लेकर भी ऐसी ही चर्चाएं चल पड़ी। पटना से लेकर राज्य के सीमांत इलाकों तक कहा जाने लगा, सूबे में भूमिहारवाद हावी है। इन सब के बीच सर्वोदय आंदोलन से जुड़ चुके समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण का एक खत सामने आता है। यह मुख्यमंत्री को संबोधित था और इसमें सरकार में बढ़ते जातिवाद पर प्रश्न उठाया गया था। श्री कृष्ण सिंह ने अर्थ निकाला, चेहरा जेपी का है, चाल मेरे विरोधी गुट की, और उन्होंने पलटवार का फैसला किया खत लिखकर, और उसमें तंज करते हुए लिखा, आप क्या चाहते हैं, मैं केवी सहाय को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूं। दरअसल सहाय जेपी की जाति के थे। ये मामला कुछ थमा तो सरदार हरिहर सिंह का प्रसंग सामने आया। कभी श्री कृष्ण बाबू के खास सिपह सालार माने जाने वाले हरिहर मुख्यमंत्री से एक रोज जाकर बोल दिए कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जीवन की आखिरी बेला में आप भूमिहार हो गए और मैं राजपूत, वरना शायद ही कोई जानता रहा हो कि हम दोनों की जाति अलग है। बकौल सरदार हरिहर सिंह ये सुनकर श्री कृष्ण सिंह रोने लगे थे, और बकौल इतिहास श्री कृष्ण के सब समर्थक रोने लगे थे 31 जनवरी 1961 को, क्योंकि इस दिन उनकी मृत्यु हो गई और बिहार के एक सियासी युग का अंत हो गया। क्या है श्री बाबू की लेगेसी? वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर के बताए 2 प्रकरणों से समझिए। वो कहते हैं, आज की राजनीति को जिन 2 प्रमुख बुराइयों ने घेर लिया है, श्री बाबू उनसे कोसों दूर थे। परिवारवाद और धन लोलुपता, ये 2 बुराइयां। 1961 में बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के निधन के 12 दिन बाद राज्यपाल की उपस्थिति में उनकी निजी तिजोरी खोली गई। इसमें कुल 24,500 रुपए मिले, 4 लिफाफों में रखे। पहले लिफाफे में 20,000 रुपए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए, दूसरे लिफाफे में 3,000 रुपए मुनीम जी की बेटी की शादी के लिए, तीसरे लिफाफे में 1,000 रुपए महेश बाबू की छोटी कन्या के लिए, चौथे लिफाफे में 500 रुपए अपने विश्वस्त नौकर के लिए। कोई निजी संपत्ति नहीं परिवार के लिए, और परिवार को जीते जी सियासत से दूर भी रखा। दूसरे विधानसभा चुनाव का प्रसंग है। चंपारण के कांग्रेसी श्री बाबू के बड़े बेटे शिवशंकर सिंह को चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव लेकर पहुंचे। श्री बाबू ने कहा, लड़ें, बिल्कुल लड़ें, पर मेरी एक शर्त है, अगर बेटा चुनाव लड़ेगा तो पिता नहीं लड़ेगा। बात वहीं खत्म हो गई। हालांकि उनकी मृत्यु के दशकों बाद उनके छोटे बेटे बंदी शंकर सिंह विधायक बने, चंद्रशेखर सिंह की सरकार में मंत्री भी बने।
लेकिन ये परंपरा उसके बाद ज़्यादा लंबी नहीं खिंची। ये थी श्री कृष्ण सिंह की कहानी। मुख्यमंत्री के अगले एपिसोड में होगी बात एक संवैधानिक संकट की, क्योंकि देश में पहली दफा पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री का निधन हुआ था। एक परंपरा शुरू हुई कार्यवाहक की, जो कभी मानी गई देश में, कभी नहीं। कहानी ऐसे नेता की जो कांग्रेस की नर्सरी में पनपा, लेकिन आखिर में बागी हो गया। देखते रहिए मुख्यमंत्री।